नमस्कार और आज के विश्लेषण में स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज एक काफी दिलचस्प स्रोत है। जोएल ग्रीनबैट की जो मशहूर किताब है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। हाँ, काफी फेमस है वो। उसी के सिद्धांतों पर आधारित कुछ अंश हैं ये। शीर्षक है जादुई फॉर्मूला, शेयर बाजार को हराने का सरल तरीका। जादुई फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य क्या है? बेसिकली इस सामग्री से वो मुख्य विचार निकालना है ना, हाँ। जो समझाते हैं कि कैसे एक मतलब बिल्कुल सीधी सादी सी रणनीति भी शेयर बाजार के औसत रिटर्न को पीछे छोड़ सकती है। हाँ, और ये जानकारी मेरे ख्याल से उन सबके लिए काफी काम की हो सकती है जो निवेश या ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी स्पष्टता चाहते हैं। बहुत शोर होता है वहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये सरल रूप क्या है, ग्रीनब्लैट का ये तथाकथित जादुई फॉर्मूला ये काम क्यों करता है, और शायद उससे भी जरूरी किसी रणनीति पर टिके रहने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। सही का, खासकर जब वो मुश्किल दौर से गुजर रही हो। और हाँ, क्या ट्रेडर्स भी इन विचारों से कुछ सीख सकते हैं? हाँ, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो अक्सर निवेश की दुनिया में एक धारणा है कि भाई ज्यादा पैसा कमाना है तो तरीके भी जटिल होने चाहिए, है ना? हाँ, लगता है जैसे कोई सीक्रेट सॉस होगा, कोई जटिल एल्गोरिदम। या कोई अंदर की खबर। लेकिन ये स्रोत तो कुछ और ही कह रहा है। ये कहता है कि सादगी अक्सर जटिलता पर भारी पड़ती है। ग्रीनब्लैट का मूल तर्क यही है कि भाई नियम आधारित सरल सिस्टम आपको उन भावनात्मक उतार चढ़ावों से बचाते हैं जो अक्सर गलत फैसलों की वजह बनते हैं। हाँ, और ये आज भी उतना ही सच है जैसा स्रोत बताता है, बल्कि शायद आज ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जटिलता जो है ना, वो अक्सर स्थिरता की दुश्मन बन जाती है। सोचिए जरा, कोई ट्रेडर या निवेशक है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स देख रहा है, 10 एक्सपर्ट्स की राय सुन रहा है, हर मिनट न्यूज ट्रैक कर रहा है। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल, वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। मतलब इतने सारे इनपुट है कि फैसला ही नहीं ले पाते। अच्छा। तो ग्रीनब्लैट का संदेश, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, बड़ा सीधा है। नियम जितने सरल और स्पष्ट होंगे, लंबे समय तक टिके रहने और अच्छे नतीजे पाने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। तो ये जटिलता के जाल से बचने की बात है और इसी सादगी पर आधारित है उनका जादुई फॉर्मूला। आपने कहा था ये सिर्फ दो कारकों पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल, और यही इसकी क्या कहते हैं खूबसूरती है। सुनने में तो वाकई बहुत ही सरल लग रहा है। वो दो कारक क्या हैं फिर? हाँ, स्रोत इन्हें बड़े साफ तौर पर बताता है। पहला है आय प्राप्ति यानी अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड, अच्छा। इसे आप कंपनी के सस्तेपन का मापदंड समझ सकती हैं। मतलब ये देखता है कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले शेयर बाजार में कितनी सस्ती मिल रही है। ठीक है, अगर कमाई अच्छी है और शेयर सस्ता तो यील्ड ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत है, अच्छी चीज सस्ते में खरीदना। ठीक है, तो पहला हुआ सस्तापन और दूसरा कारक है पूंजी पर प्रतिफल यानी रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल, ओके। ये कंपनी की गुणवत्ता या कह लीजिए दक्षता का मापदंड है। ये मापता है कि कंपनी अपने बिजनेस में जो पूंजी लगा रही है, जैसे फैक्ट्री, मशीनें, हाँ, वर्किंग कैपिटल वगैरह, उसका इस्तेमाल करके वो कितना मुनाफा पैदा कर पा रही है। एक अच्छी कंपनी वो है जो अपनी पूंजी पर लगातार ऊंचा रिटर्न कमाती है। इसका मतलब है कि वो अपने संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग कर रही है। शायद उसके पास कोई तरह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बिल्कुल, शायद वही वजह है। तो सस्तापन और गुणवत्ता मतलब फॉर्मूला ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जो हैं तो अच्छी, हाँ, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंचा है, बिल्कुल, और सस्ते दाम पर भी मिल रही हैं, जिनका अर्निंग्स यील्ड भी ऊंचा है। बिल्कुल सही समझा आपने। ग्रीनब्लैट का तर्क, जैसा स्रोत समझाता है, यही है कि अगर आप इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ढूंढ सकें, एक बेहतरीन बिजनेस जो किसी वजह से बाजार में सस्ता मिल रहा है, तो आपने जीतने की संभावनाओं को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया है। वो डिस्काउंट पर लग्जरी कार खरीदने वाली बात। हाँ, बिल्कुल वैसी ही बात। अच्छी क्वालिटी, कम दाम। समय के साथ ऐसी कंपनियों के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद ज्यादा होती है। ये लॉजिक तो समझ में आता है, पर ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है? मतलब प्रक्रिया क्या है? क्या बस ये दो फैक्टर देखकर शेयर चुन लेने हैं? प्रक्रिया भी उतनी ही सरल है जितनी कि ये कॉन्सेप्ट। स्रोत बताता है कि ग्रीनब्लैट की विधि में आप एक बड़ा स्टॉक यूनिवर्स लेते हैं, जैसे शेयर बाजार की बड़ी कंपनियां, मान लीजिए निफ्टी 500 या ऐसा कुछ, और फिर आप उन सभी कंपनियों को इन दोनों मापदंडों अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल के आधार पर अलग अलग रैंक करते हैं। अलग अलग मतलब दो लिस्ट बनेंगी? हाँ, मान लीजिए आपने सभी कंपनियों को अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से रैंक किया। सबसे ज्यादा यील्ड वाली नंबर 1,
फिर 2 और ऐसे ही नीचे तक। ठीक है। फिर आपने उन्हीं कंपनियों को रिटर्न ऑन कैपिटल के आधार पर अलग से रैंक किया। सबसे ज्यादा रिटर्न वाली नंबर 1, फिर 2 वगैरह। ओके, 2 रैंकिंग्स होगी। फिर आप इन दोनों रैंकिंग्स को मिला देते हैं। जो कंपनियां दोनों लिस्ट में ऊपर आती हैं, मतलब जिनका कंबाइंड रैंक सबसे अच्छा है, अच्छा। वही आपके जादुई फॉर्मूला स्टॉक्स होते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो थ्योरी में अच्छी और सस्ती दोनों हैं। स्रोत के अनुसार फिर आप इन टॉप रैंक वाली कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, शायद 20-30 कंपनियां, और उनमें 1 साल के लिए निवेशित रहते हैं। बस 1 साल? और फिर 1 साल बाद क्या? 1 साल बाद आप प्रक्रिया को दोहराते हैं, फिर से सारी कंपनियों को रैंक करते हैं, नई टॉप लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, री रैंक करते हैं। हाँ, जो शेयर अब टॉप रैंक में नहीं है उन्हें बेच देते हैं और उनकी जगह नई टॉप रैंक वाली कंपनियों को खरीद लेते हैं। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। और ये हर साल करते हैं ना? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसमें ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी है कि बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे। कोई भविष्यवाणी नहीं। कोई भविष्यवाणी नहीं। नहीं आपको लगातार टीवी पर न्यूज़ देखने की जरूरत है, बस एक मैकेनिकल तरीके से इस प्रक्रिया का पालन करना है, साल दर साल। ये सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना ही क्रांतिकारी भी है। बिना भविष्यवाणी, बिना चिंता के। पर सवाल फिर वही उठता है, ये काम क्यों करता है? मतलब बाजार में इतने स्मार्ट लोग हैं, इतनी सारी जानकारी है, फिर ये सीधा साधा फॉर्मूला कैसे बेहतर कर सकता है? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है और स्रोत इसका जवाब ढूंढता है बाजार की अक्षमताओं में और मानवीय मनोविज्ञान में। अच्छा, कैसे? देखिए, ग्रीनब्लैट का मानना है कि बाजार हमेशा 100% तर्कसंगत नहीं होता। निवेशक अक्सर छोटी मोटी घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी कंपनी का मान लीजिए एक तिमाही का नतीजा थोड़ा खराब आ गया, हाँ, तो शेयर ऐसे गिरता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, भले ही कंपनी की लंबी अवधि की कहानी अभी भी अच्छी हो। या फिर कोई अच्छी खबर आई तो जरूरत से ज्यादा चढ़ जाता है। बिल्कुल, यानी लोग भावनाओं में बह जाते हैं, डर हावी हो जाता है या लालच। झुंड मानसिकता भी होती होगी, सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें मिलकर शेयरों की कीमतों को उनके असली मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से भटका देती हैं। ग्रीनब्लैट का फॉर्मूला इन भावनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज करता है। वो सिर्फ 2 ठोस ऑब्जेक्टिव आंकड़ों पर ध्यान देता है, कंपनी कितनी सस्ती है और कितनी अच्छी है। बस ये सारा शोर हटा देता है। और स्रोत कहता है कि ऐतिहासिक रूप से ये काम किया है। हाँ, स्रोत के अनुसार ऐतिहासिक रूप से इस तरह के एक व्यवस्थित भावना रहित दृष्टिकोण ने लंबी अवधि में बाजार को मात दी है। अब देखिए, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इस विचार को बल देता है कि एक अनुशासित तर्कसंगत प्रक्रिया शायद भावनात्मक आवेगपूर्ण फैसलों से बेहतर हो सकती है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला इतना लॉजिकल है और ऐतिहासिक रूप से सफल भी रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है, तो फिर हर कोई इसे अपनाकर अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसमें जरूर कोई पेच होगा। हाँ, और वो पेच बहुत बड़ा है और मानवीय भी। मानवीय। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, सबसे कठिन हिस्सा है योजना पर टिके रहना, धैर्य रखना। धैर्य मतलब सिर्फ इंतजार करना? सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी टिके रहना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कोई भी निवेश रणनीति, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा काम नहीं करती। ऐसे दौर जरूर आएंगे और वो महीनों या कभी-कभी 1-2 साल तक भी चल सकते हैं, जब ये जादुई फॉर्मूला वाला पोर्टफोलियो बाजार से कम रिटर्न देगा। अच्छा, मतलब हो सकता है बाजार 20% चढ़ जाए और आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 5% बढ़े। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, या शायद थोड़ा गिर भी जाए जबकि बाजार फ्लैट हो। और तभी शक पैदा होता है, यार ये फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा क्या? शायद बाजार बदल गया है। बिल्कुल सही। और यहीं पर, इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए होते हैं। जब उनकी रणनीति अंडर परफॉर्म करती है तो वो उसे छोड़कर किसी नई, ज्यादा आकर्षक लगने वाली चीज के पीछे भागते हैं। अगली बड़ी चीज की तलाश में। हाँ, लेकिन स्रोत का निष्कर्ष यह है कि इस फॉर्मूले का असली जादू उन्हीं को दिखता है जो इन बुरे दौरों में भी, जब ये रणनीति फैशन में नहीं होती, इसके साथ बने रहते हैं सालों तक। तो ये निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों के लिए एक सबक है। बहुत शक्तिशाली सबक है। आपकी सबसे बड़ी बढ़त शायद आपकी एनालिसिस स्किल्स नहीं, बल्कि आपका अनुशासन और आपका धैर्य है। सिस्टम इसलिए फेल नहीं होते कि वो खराब है, बल्कि इसलिए
कि लोग मुश्किल समय में उनका पालन करना बंद कर देते हैं। ये तो पूरी तरह से मानसिकता की बात हो गई। सिस्टम पर भरोसा रखना तब भी जब नतीजे तुरंत ना दिख रहे हो, ये आसान नहीं रखता। बिल्कुल आसान नहीं है। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हम नुकसान से बचना चाहते हैं। लॉस अवर्जन, हाँ, हम भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। हर्ड मेंटालिटी। हाँ, हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। ये फॉर्मूला आपको अक्सर भीड़ के विपरीत जाने को कहता है। ऐसी कंपनियों को खरीदने को कहता है जिन्हें शायद दूसरे नजरअंदाज कर रहे हों। और तब भी टिके रहने को कहता है जब शॉर्ट टर्म में प्रदर्शन खराब हो। बिल्कुल। स्रोत एक तरह से सवाल पूछता है, क्या आप एक सिद्ध प्रणाली पर तब भी भरोसा कर सकते हैं जब आपका पेट आपको कह रहा हो कि बस अब निकल जाओ? अगर हाँ, तो शायद आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ऐसी रणनीतियों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। चलिए, अब इसे थोड़ा ट्रेडर्स के नजरिए से देखते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे या स्विंग, वो इस लंबी अवधि के निवेश फॉर्मूले से क्या सीख सकते हैं? क्या उनके लिए भी ये प्रासंगिक है? देखिए, सीधे तौर पर शायद ये फॉर्मूला उनके लिए ना हो, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए बना है ना? हाँ, टाइम होराइजन अलग है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, वो ट्रेडर्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि? मुख्य सीख है भविष्यवाणी करने के बजाय एक प्रक्रिया बनाने और उस पे टिके रहने की। अच्छा, प्रक्रिया पर फोकस। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ट्रेडर को भी अपनी ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट सरल नियमों की जरूरत होती है। जैसे एंट्री एग्जिट रूल्स। हाँ, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब। और सबसे जरूरी, इन नियमों का अनुशासन के साथ पालन करना। खासकर जब बाजार वोलेटाइल हो या कुछ ट्रेड गलत चले जाएं। बिल्कुल, तभी तो असली परीक्षा होती है। स्रोत की सीख यही है कि सफल ट्रेडिंग भी खबरों के पीछे भागने या हर नई टिप पर काम करने से नहीं आती, बल्कि एक परखी हुई रणनीति को लगातार अनुशासन से लागू करने से आती है। अपनी भावनाओं को, जैसे डर या लालच में जल्दी बेच देना या ज्यादा रिस्क ले लेना, अपने नियमों पर हावी न होने देना। और वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन वाली बात? हाँ, वो भी। अपनी रणनीति को हर थोड़े दिन में बदलते न रहना, एक सिस्टम बनाना जिस पर आप मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। तो मूल विचार फिर से वही है, चाहे निवेश हो या ट्रेडिंग, एक सरल नियम आधारित सिस्टम बनाओ और अनुशासन के साथ उस पर टिके रहो। हाँ, काफी हद तक। और स्रोत एक और प्रैक्टिकल बात कहता है। क्या? कई ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग से जो पैसा कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो लंबी अवधि के लिए निवेश करके वेल्थ बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा। उनके लिए ग्रीनब्लैट के फॉर्मूले जैसे सिद्धांत एक अच्छा व्यवस्थित तरीका दे सकते हैं। इसमें रोजाना के ट्रेडिंग का तनाव और समय नहीं लगता। हाँ, ये एक तरह से सेट एंड फॉरगेट जैसा हो सकता है। बिल्कुल, जो ट्रेडिंग के साथ साथ धन बनाने में मदद कर सकता है। ये तो वाकई एक संतुलित नजरिया लगता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को और स्रोत से मिले विचारों को समेटें, तो मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? कौन सी बातें हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कुछ मुख्य बातें हैं जो सामने आती हैं। पहला, सादगी की शक्ति। निवेश या ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत जटिल रणनीतियों की जरूरत नहीं है। अक्सर सरल लॉजिकल नियम बेहतर काम करते हैं और उन पर टिके रहना भी आसान होता है। सही है। दूसरा, नियम आधारित बने। भावनाएं, खासकर डर और लालच, आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। एक स्पष्ट योजना और नियम आपको भावनात्मक गलतियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा क्या होगा? तीसरा, धैर्य ही कुंजी है। कोई भी रणनीति हर समय काम नहीं करती। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपनी परखी हुई रणनीति पर बुरे दौर में भी टिके रहें। लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये सबसे मुश्किल है शायद। चौथा, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। चाहे आप निवेशक हों या ट्रेडर, अगर आपके पास एक अच्छी प्रक्रिया है और आप उसका पालन करते हैं, तो अच्छे परिणाम समय के साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। रोज के उतार चढ़ाव से परेशान न हो। हाँ, प्रोसेस इज किंग। और शायद पांचवा ये कि गुणवत्ता और मूल्य का मिश्रण। हाँ, बिल्कुल। अच्छी कंपनियों को उचित या सस्ते दाम पर खरीदना लंबी अवधि में धन बनाने का एक काफी सिद्ध तरीका हो सकता है, जैसा ये फॉर्मूला दिखाता है। तो ये सिद्धांत भले ही एक छोटी किताब से आए हों, हाँ, जैसा कि ग्रीनब्लैट की किताब का नाम है, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, ये निर्णय लेने, अनुशासन और मनोविज्ञान के बारे में भी गहरे सबक देते हैं। बहुत खूब। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए काफी कुछ देता है। हाँ,
और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। जरूर। हमने देखा कि स्रोत अनुशासन और नियमों के पालन पर कितना जोर देता है और कैसे ये नियम आधारित नजरिया तार्किक रूप से प्रभावी है ना? हाँ बिल्कुल। फिर भी हम इंसानों में नियमों को तोड़ने की या स्थिति के अनुसार बदलने की या ये सोचने की कि इस बार अलग है, ये प्रवृत्ति इतनी मजबूत क्यों होती है, खासकर जब हम दबाव या अनिश्चितता महसूस करते हैं। अच्छा सवाल है। हम क्यों अक्सर अपनी ही बनाई योजनाओं से भटक जाते हैं, भले हमें पता हो कि लंबी अवधि में वे फायदेमंद हैं? इस सवाल पर विचार करना शायद हमें अपनी निवेश या ट्रेडिंग यात्रा में खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। और अपनी रणनीतियों पर ज्यादा दृढ़ता से टिके रहने में भी। हाँ बिल्कुल, बस एक सोचने के लिए विचार।